नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके वन सेट एकेडमी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। ये इस प्रकार के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके पूरे परीक्षा पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारे क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, जिसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस की भी तैयारी पुख्ता होती चलेंगी। तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन कंप्लीट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यरूशलम मास्टर्स 2025 चेस का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो जीता है वो भारत के अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। अर्जुन एरिगेसी जो है वो भारत के शीर्ष ग्रैंड मास्टर यानी टॉप ग्रैंड मास्टर्स में से एक है, जो विश्व स्तरीय शतरंज खिलाड़ी है। टॉप ग्रैंड मास्टर्स है जो कि विश्व स्तरीय शतरंज खिलाड़ी है। यरूशलम जो है वह कहाँ की राजधानी है? याद रखेंगे, यरूशलम जो है वह इज़राइल की राजधानी है। कहाँ की? इज़राइल की राजधानी है। अगर बात करें इसकी मुद्रा की तो यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? ऊर्जा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन से अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या बुलंदशहर। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बुलंदशहर। बुलंदशहर में 1320 मेगावाट के खुर्जा ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। खुर्जा अपनी विशेष सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी के सिरेमिक, याद रखिएगा, सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी के कलाकृतियों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। कौन? खुर्जा। इसको भी आप याद जरूर रखेंगे। बुलंदशहर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत शामिल होता है। मेरठ प्रमंडल के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने ब्रिटिश कालीन कानून को प्रतिस्थापित करता है? किस पुराने ब्रिटिश कालीन कानून को प्रतिस्थापित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 को यह प्रतिस्थापित करता है। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह जो पुराना कानून था इसको हटाकर यह नया कानून बनाया गया है। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य समुद्री व्यापार और जहाजरानी नियमों को आधुनिक व पारदर्शी बनाना, यानी समुद्री व्यापार को बढ़ाना ही इसका मुख्य जो है उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहाँ शुरू हुआ है? राज्य यानी यूपी का, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन प्रयागराज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अनोखा बस रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की एक अनूठी पर्यटन पहल है। इसको आप याद रखिएगा। प्रयागराज में ही गंगा, यमुना और प्रणाली सरस्वती नदी का पावन त्रिवेणी संगम है, जिसमें 2025 में महाकुंभ का मेला भी लगा था। इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर? श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यह बहुत ही बार पूछा जाता है कि श्रीलंका की राजधानी कहां है? तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा। क्या है? जयवर्धनेपुरा। इसको आप याद रखिएगा। कोटे। और इसकी मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 78.8%। कितना? 78.8% जो है कुल कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2026 को डुअल ईयर मनाने के रूप में घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर बी यानी स्पेन ने, भारत और स्पेन ने
वर्ष 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है की है। अगर स्पेन की बात करें, इसकी राजधानी है मैड्रिड। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये राजधानी और मुद्रा आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। इसको आप याद रखिएगा, इसकी मुद्रा है यूरो। डुअल ईयर 2026 का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, फिल्म उद्योग, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित हुआ है रिहंद बांध, सोनभद्र, पिपरी नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर जो है यह स्थापित किया गया है। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा अंचल भी कहा जाता है। ऊर्जा अंचल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पावर प्लांट है, कई सारे बड़े बड़े पावर प्लांट है। यह तैरता हुआ सौर संयंत्र पानी के वाष्पीकरण को रोकने और इको फ्रेंडली बिजली बनाने में मददगार है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखिका ने एशियन प्राइज फॉर शॉर्ट स्टोरी 2025 का विजेता घोषित किया गया है? किस भारतीय लेखिका को? इसका सही आंसर हो जाएगा अंजना मेनन। ऑप्शन नंबर ए, अंजना मेनन को एशियन प्राइज फॉर शॉर्ट स्टोरी 2025 का विजेता घोषित किया गया है। इसको आप याद रखेंगे, अंजना मेनन को। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एशियाई मूल के बेहतरीन कहानीकारों को दिया जाता है। बेहतरीन कहानीकारों को यह नई पहचान देने के लिए दिया जाता है। इनकी सफलता में वैश्विक पटल पर भारतीय अंग्रेजी साहित्य की प्रतिष्ठा और सुदृढ़ हुई है। अगला प्रश्न है, खेलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज खेल को शामिल करने वाला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बना है कौन? केरल, जिसका अब नाम केरलम कर दिया गया है। याद रखिएगा, केरल का नाम बदलकर अब केरलम कर दिया गया है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। केरल की राजधानी कहाँ है? ये याद रखिएगा, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है और यहाँ का मुख्य भाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम यहाँ का मुख्य भाषा है, इसको आप याद रखिएगा। केरल देश में 100% प्राथमिक शिक्षा और सर्वोच्च साक्षरता दर वाला भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, CISF के अराकोणम स्थित प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का यह आक्रमण प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? तमिलनाडु। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका नाम चोल राजवंश की समृद्ध सैन्य और नौसैनिक विरासत को सम्मान देने के लिए ही रखा गया था। उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम बदला गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, याद रखिएगा, देश के दूसरे व्यापक डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? इसकी शुरुआत करी गई है किस जिले से? बिजनौर से। साथियों ऑप्शन नंबर सी, बिजनौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ही सबसे पहले प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? बिजनौर जिले में ही सबसे पहले प्रवेश करती है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में इसको घोषित किया गया था। याद रखेंगे 2009 में इनको घोषित किया गया था और उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव भी है यह। उत्तर प्रदेश का भी राजकीय जलीय जीव यही है। कौन? गंगा डॉल्फिन। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे CDS कहा जाता है के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार किया गया है? CDS के रूप में कार्यकाल का विस्तार किया गया है जनरल अनिल चौहान का। जनरल अनिल चौहान का जो है वह कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। जनरल अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस हैं, यानी दूसरे CDS हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के बाद पद संभाला है। इससे पहले कौन थे? जनरल विपिन रावत। कौन थे इससे पहले? विपिन रावत। CDS का मुख्य पद तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नई योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसमें कितनी राशि आवंटित हुई है? तो 43,565 करोड़ रुपए जो है योजनाओं के लिए आवंटित करी गई है।
यहाँ के जो कौन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, इसको आप याद रखेंगे, कौन है, सुरेश खन्ना। अगला प्रश्न है, मोरक्को में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की गई है, यह किस भारतीय कंपनी के सहयोग से है? यह जो है किस भारतीय कंपनी के सहयोग से है? तो याद रखेंगे टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा एडवांस सिस्टम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ की, टाटा एडवांस सिस्टम। मोरक्को जो है उत्तरी अफ्रीका का एक प्रमुख देश है, मोरक्को जो है उत्तरी अफ्रीका का एक प्रमुख देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है रबात, क्या है, रबात, और मुद्रा है मोरक्कन दिरहम, मोरक्कन दिरहम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी के किस कारीगर को बनारसी शहनाई के लिए प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रमाण प्राप्त हुआ है? वाराणसी के, इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश कुमार को, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, रमेश कुमार को जो है बनारसी शहनाई के लिए प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बनारसी शहनाई को जीआई टैग मिलने से इसके पारंपरिक वाद्य यंत्र को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जो है संरक्षण प्राप्त होगा। भौगोलिक संकेत, जिसे जीआई का पूरा नाम क्या है, भौगोलिक संकेत, किसी उत्पाद के विशिष्ट क्षेत्रीय गुणवत्ता और पहचान को प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है, और यह इसकी मान्यता 10 ईयर्स के लिए होती है। कितना, 10 ईयर्स के लिए होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 यह दिया गया किसको, गुंडर ब्लास्टल्स को, किसको, गुंडल ब्लास्टल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम जो है स्वीडन देश की राजधानी है, जहाँ की आधिकारिक मुद्रा है स्वीडन क्रोना, जो है स्टॉकहोम जो है स्वीडन देश की राजधानी है, कहाँ की, स्वीडन देश की राजधानी है, और जहाँ की मुद्रा है स्वीडन क्रोना, याद रखिएगा स्वीडन क्रोना। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को दुनिया भर में जल संरक्षण और जल विज्ञान के क्षेत्र में जल का नोबेल पुरस्कार, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जल का जो नोबेल पुरस्कार है वह कौन सा है? तो स्टॉकहोम प्राइज है, और 2025 में इसको जीता है गुंटर ब्लास्टल्स ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का प्रथम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यह स्थापित हुआ है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब विदर्भ ने किस टीम को पराजित कर जीता? विदर्भ ने सौराष्ट्र को पराजित करके यह खिताब जीता है, सौराष्ट्र को पराजित करके इन्होंने यह खिताब को अपने नाम किया है, इसको आप याद रखिए। विजय हजारे ट्रॉफी यह किस खेल से संबंधित है? बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ग्रुप डी में भी, और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह खेल से संबंधित क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाएंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी वह किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, जो कि घरेलू एक दिवसीय जिसमें 50 ओवर्स का जो खेल होता है, यह एक क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट का संचालन इसका संचालन कौन करता है? बीसीसीआई। कौन करता है? बीसीसीआई, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसकी स्थापना हर वर्ष करता है। चलिए अगला प्रश्न है, बांस की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस जिले का पहला विशिष्ट उत्पाद यानी ODOP है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीलीभीत, ऑप्शन नंबर सी पीलीभीत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीलीभीत जिला अपनी शानदार हस्तनिर्मित बांस की बांसुरी के लिए पूरे शहर में मशहूर है, पूरे प्रदेश में या पूरे भारत में मशहूर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पीलीभीत। पीलीभीत जिला भौगोलिक रूप से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तराई जिला है। क्या है? एक प्रमुख तराई जिला है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं को निगरानी के लिए झांगहे 102 उपग्रह लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है किसने? चाइना ने, ऑप्शन नंबर डी, चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यह एक अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। कौन सी? रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं की सटीक चेतावनी देगा। इसको आप याद रखिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में चीन दुनिया की महाशक्तियों के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। चीन जो है सबसे अधिक मजबूती से इसमें प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में घोड़ों के विशेष और स्वतंत्र इलाज के लिए नया अस्पताल कहाँ खोला गया है? इसके लिए नया अस्पताल खोला गया है मेरठ में। साथियों, मेरठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरठ को देश की खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देश की खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। और 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्गम स्थल के रूप में भी मेरठ को जाना जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर इसको शुरू किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? सिक्किम। इस क्लस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, इसका मुख्य उद्देश्य बिना रसायनों के प्राकृतिक और जैविक तरीके से उच्च गुणवत्ता वाली मछलियों का उत्पादन बढ़ाना ही इस क्लस्टर का मुख्य उद्देश्य है। यह पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन उद्योग को पर्यावरण अनुकूलन और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? इन्होंने इसका उद्घाटन किया है कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए कानपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कानपुर के पास स्थित एक बेहद आधुनिक और विशाल बिजली घर उत्पादन संयंत्र है। कानपुर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, जो गंगा नदी के तट पर बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण वर्ष 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है? किन संगठन ने यह चेतावनी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकटाड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकटाड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अंकटाड जो है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1964 में। इसको आप याद जरूर रखिएगा, जो विकासशील देशों के व्यापार और निवेश के अवसर को बढ़ाने के लिए की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर घटकर अब कितनी रह गई है? बेरोजगारी दर घटकर अब 2.24% ही रह गई है। 2.24% ही रह गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 प्रतियोगिता की मेजबानी किस देश ने की थी? इसकी मेजबानी की थी बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, बांग्लादेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। याद रखेंगे, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसको आप याद रखिएगा। और इसकी आधिकारिक मुद्रा की बात करी जाए तो टका है। क्या है? टका यहाँ की मुद्रा है। इस महिला कबड्डी विश्व कप में दुनिया भर के शीर्ष महिला कबड्डी टीमों ने अपने खेल प्रतिभा का जो है प्रदर्शन किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बांग्लादेश से संबंधित बार बार पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा करता है? तो वो है कौन सा? बांग्लादेश। इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पर वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? वेद विज्ञान पे केंद्र स्थापित किया जा रहा है नैमी सारण्य, सीतापुर जिला। नैमी सारण्य, सीतापुर जिला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी राजधानी भोपाल है। भोपाल इसकी राजधानी है और इसे भारत का हृदय प्रदेश या टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट भी कहा जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने हैंडलूम बुनकरों को प्रतिष्ठित संत कबीर स्टेट अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 39 बुनकरों को, कितने 39 बुनकरों को चुना गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा मेज़बानी से हटने के बाद कौन सा शहर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। इसकी मेज़बानी कौन करेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लासगो। कौन, ग्लासगो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का एक प्रमुख और ऐतिहासिक शहर है जहां पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा चलती है। कौन सी, पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा चलती है। राष्ट्रमंडल खेल दुनिया भर के उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे, वे कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत युवाओं को पहली बार में कितना ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, कितना ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। ऑप्शन नंबर ए 5 लाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत युवाओं को पहली बार में 5 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के व्यावसायिक बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति, यूपी की यह जो नीति है, राज्य में स्टार्टअप कल्चर और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मददगार होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर्व पर संघर्ष विराम की घोषणा की थी। ईस्टर पर्व पर संघर्ष विराम की घोषणा करी थी किसने, रूस ने। ऑप्शन नंबर बी रूस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, पुतिन ने ईस्टर के पवित्र धार्मिक त्यौहार के अवसर पर अग्रिम मोर्चों पर अस्थायी युद्ध विराम का फैसला लिया था। रूस भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसको आप याद रखेंगे, जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, सबसे बड़ा देश। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के कुल निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोगुना करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कब तक, 2030 तक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य से होने वाले कुल निर्यात को $50 बिलियन तक पहुंचाने का बड़ा आर्थिक लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मिशन सुदर्शन चक्र का संबंध किस संस्थान से है। मिशन सुदर्शन चक्र का जो संबंध है वो DRDO से है। DRDO जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। उत्तर प्रदेश में नियमित टीकाकरण की निगरानी के लिए लॉन्च किए गए राइज ऐप का पूरा नाम क्या है। राइज ऐप जो है इसका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइज ऐप को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बच्चों के नियमित टीकाकरण की ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। इसके लिए ही बनाया गया है। यह ऐप राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 100% बाल टीकाकरण लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। अगला प्रश्न है, पुरावशेष सर्वेक्षण को गांव स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। यह पहला राज्य बना है कौन, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, याद रखेंगे। बेंगलुरु को ही इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है कर्नाटक, यहाँ को बेंगलुरु को ही। और इसे IT हब के रूप में भी जाना जाता है, IT हब के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम साइकिल ट्रैक किन 2 शहरों के बीच बनाया जा रहा है। प्रथम साइकिल ट्रैक यह बनाया जा रहा है इटावा से आगरा। ऑप्शन नंबर सी इटावा से आगरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यह एशिया के सबसे लंबे और आधुनिक इको फ्रेंडली साइकिल हाईवे प्रोजेक्ट में का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना और साइकिल चालकों को एक सुरक्षित स्वतंत्र ट्रैक देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? इसमें पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और इसकी अपनी स्वतंत्र आधिकारिक मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। क्या है? आइसलैंडिक क्रोना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संचालन और पंजीकरण में देश के पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? पहले स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस केंद्रीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की वन परियोजना को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नागालैंड को। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की आधिकारिक भाषा यानी मुख्य प्रशासनिक भाषा है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश यहाँ की प्रशासनिक भाषा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की ढोलक और हस्त निर्मित कागज को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमरोहा की ढोलक और कालपी जालौन के हस्त निर्मित कागज को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक की मदद से शुरू की गई यूपी एग्रीस परियोजना में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि कितनी है? विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि जो है 328 मिलियन डॉलर है। 328 मिलियन डॉलर है, इसको आप याद रखेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में जो है इसका मुख्यालय है। यूपी एग्रीस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम डिजिटल व कागज रहित ई कोर्ट कहाँ शुरू किया गया है? कागज रहित ई कोर्ट शुरू किया गया है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित होने से अदालतों में मुकदमों का बोझ कम होगा और इसीलिए यह शुरू किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस स्थान पर की है? इसको स्थापित करने की घोषणा करी गई है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश आगरा। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश आगरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और आगरा जो है इसका मुख्य बेल्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है जो 100% जैविक कचरे का प्रसंस्करण कर रहा है? यह बना है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शहर से निकलने वाले दैनिक गीले और सूखे कचरे का 100% वैज्ञानिक निरास्तरण किया जाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन नंबर बी, मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार। प्रतिवर्ष नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया यूपी के बरेली में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, यूपी के बरेली में इसका आयोजन किया गया है। बरेली को उत्तर प्रदेश में नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत में भूजल प्रबंधन के सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? इसके लिए जो पोर्टल शुरू किया गया उस पोर्टल का नाम है भूनीर। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी, भूनीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूनीर पोर्टल को
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। इसको आप याद रखेंगे। भारत दुनिया में सबसे अधिक यानी टॉप सबसे अधिक भूजल का उपयोग करने वाला देश है, जिससे वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए पोर्टल मील का पत्थर साबित होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक राजभवन का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर रखा गया है जन भवन। क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए जन भवन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले प्रश्न भी आपके लिए, अगले क्लास भी आपके लिए बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट वाले क्लास लेके आ रहे हैं। इसलिए आप हमारे वन सीट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।